अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा आज का टॉपिक थोड़ा सा क्रूशल है कि हमने अपने बच्चों के साथ किस तरीके से पेश आना है, या हमारे जो बिहेवियर्स हैं हमारे बच्चों के ऊपर किस तरीके से असर डालते हैं। आज का टॉपिक हमारा है कि हमने अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है, किस तरीके से उनके कॉन्फिडेंस को डिसरिस्पेक्ट और डाउटफुल जो डाउट करने वाला बिहेवियर होता है उसको अवॉइड करते हुए उनके कॉन्फिडेंस को, उनकी कॉम्पिटेंसीज़ को कैसे नर्चर कर सकते हैं हम। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये आइडिया है कि नहीं है, हम कितना पैसिव और कितना एक्टिव होकर पेरेंटिंग करते हैं। पेरेंट बनने से पहले हर इंसान एक इंसान होता है, और हर इंसान का एक अपना एक बिहेवियर होता है। अगर मुझे ये मालूम नहीं है कि मेरे अंदर क्या ख़ामियाँ हैं और क्या खूबियाँ हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं, तो मैं ये भी नहीं जान सकती कि मुझसे मैं कितना लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करती हूँ, या मेरी तरफ से किसी का अगर दिल दुखा है या दुखता है तो किस तरीके से दुखता है, या मुझसे क्या गलती होती है जिसको मैं करेक्ट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका भी अपना बिहेवियर कैसा है, और उसके बाद ही आप अपने बच्चों के लिए या दूसरों के लिए सोच सकते हैं कि आपका बिहेवियर उनके ऊपर कैसे असरअंदाज होता है, और अगर वो सामने वाले बंदे के लिए डिस्ट्रॉइंग होता है, डैमेजिंग होता है, तो उसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ यही होती है कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जानते कि आपके अंदर कोई ख़ामी है, आप कोई गलती कर रहे हैं, तो फिर आप ये भी नहीं जान सकते कि उसको करेक्ट कैसे करना है। सबसे पहली जो इंसान के अंदर एक खूबी होती है ना, वो ये होती है कि हर इंसान अपनी ख़ामियों और खूबियों को बहुत न्यूट्रल होकर, बायसनेस के बग़ैर खुद एनालाइज़ करता है और सोचता है कि यहाँ मैं गलत हूँ और यहाँ मैं ठीक हूँ। जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और मैं अपने ऊपर काम करके इन गलतियों को ओन करके, उनको एक्सेप्ट करके और फिर उनको करेक्ट करने की कोशिश करूँ। और जहाँ जो इंसान ये समझता ही नहीं है कि मैं गलत हूँ या मैं कहीं गलती कर सकता हूँ, तो वो कभी भी जो है वो अपने आप को करेक्ट करने की फॉर्म में नहीं आ सकता। आज के टॉपिक के हिसाब से हम पेरेंटिंग के ऊपर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़ात से किसी की तज़हीक ना होती हो, हमारी ज़ात से किसी का दिल ना दुखता हो, हमारी ज़ात से कोई हर्ट ना होता हो या किसी को तकलीफ़ ना पहुंचती हो। हमारे अल्फाज, हमारी टोन, हमारा रवैया दूसरों के लिए तकलीफ़ देना हो, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम पेरेंटिंग के ऊपर जाते हैं। पहले एक इंसान होने की हैसियत से बाहर के लोग आपसे खुश हैं कि नहीं हैं, और आप किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करते हैं। अच्छा, हम तस्वीर का एक रुख नहीं देखेंगे, बल्कि तस्वीर के दोनों रुख जो हैं उनको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। मैंने अभी यहाँ ये लफ्ज़ कहा कि लोग मुझसे खुश हैं कि नहीं हैं। मैंने ये नहीं सोचना कि मैंने लोगों को खुश करने के लिए कोशिश करनी है, मैंने ये सोचना है कि मेरा रवैया कैसा है। हम लोग अभी इस वक़्त अपने बिहेवियर की बात कर रहे हैं, अपने अल्फाज़ की बात कर रहे हैं कि हमारे अल्फाज़ और हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो दूसरों के लिए तकलीफ़ देह ना हो। उसके लिए हम अल्लाह के आगे जवाबदेह हैं। रही बात लोगों को खुश करने की, तो वो फिर बात दूसरी तरफ निकल जाती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या हम अपने बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग, उनकी क्रिएटिविटी इन्हांसिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी नीयत के ऊपर शक तो नहीं करते। जब हम बच्चों की नीयतों के ऊपर शक करते हैं, जब हम उनकी सलाहियतों पे शक करते हैं, और जब हम उनकी फ़ितरत के ऊपर शक करते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर तोड़ रहे होते हैं, और ये तोड़-फोड़ बच्चे को बिल्कुल तबाह कर देती है, मेंटली और फ़िज़िकली। पहली चीज़ मैंने आपसे कही कि नियतों पे शक करना। नियतों पे शक करना क्या होता है? कि आप
बच्चे को ये बताते हैं कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो ठीक नहीं करते, मुझे यकीन है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम सच बोलो। इससे क्या होता है, बच्चे का कैरेक्टर हम तबाह कर देते हैं। दूसरी चीज़, मैंने सलाहियतों की बात की कि हम उनकी सलाहियतों पे शक करते हैं। यानी बच्चा अगर पहला स्टेप ले रहा है किसी भी काम में, कोई भी चीज़ वो करने की कोशिश कर रहा है और उसके अंदर उसको नाकामी हो रही है, तो हम उसको ये सिखाने के बजाय कि एक कामयाबी हासिल करने के लिए यू हैव टू गेट रेडी फॉर फेसिंग द 100 मल्टीपल डिफीट्स, हम उसको तैयार करने के बजाय कि शिकस्त को फेस करने के लिए वो रेडी रहे, क्योंकि शिकस्त इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। एक कामयाबी आप ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सकते जब तक आप 100 नाकामियों के लिए अपने आप को मेंटली तैयार ना रखें। बजाय हम अपने बच्चे को दुनिया में निकल कर अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ने के लिए तैयार करने के बजाय हम उसकी सलाहियतों पे जब शक करते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं रहने दो, ये तुमसे नहीं हो रहा, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। तो क्या होता है, बच्चों की क्रिएटिविटी डैमेज हो जाती है, वो मेहनत करना छोड़ देते हैं, वो कोशिश करना छोड़ देते हैं। तीसरी चीज़ है फितरत पे शक करना। यानी आप बच्चे को कहते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, आप कभी ये कर नहीं सकते, आई डोंट बिलीव यू, प्लीज़ छोड़ दो, पीछे हो जाओ। हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस कभी भी बिल्डअप नहीं हो सकता हमारे इस रवैये से। तो हमें अपने बच्चे की कॉन्फिडेंस को नर्चर करना है, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, एट्रीब्यूट्स आउटसोर्स करने, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। और किस तरह होते हैं ये, बच्चे को सेल्फ रिस्पेक्ट देने से। बच्चे को जब हम बच्चा समझ के ट्रीट करते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये तो बच्चा है। अब जब हम बच्चे को बच्चा समझ के ट्रीट कर रहे होते हैं तो फिर हम बहुत केयरलेसली उससे बात कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता हम किन अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता हमारी टोन क्या है बच्चों से बात करते हुए, हम बिल्कुल पैसिव होकर उनसे बात कर रहे होते हैं। हम इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि हमारा बिहेवियर बच्चे के साथ कैसा है, और वो अनकॉन्शियसली बच्चे के लिए वो डिसरिस्पेक्टफुल होता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। आप देखें कि हम सब ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हर कोई जॉब कर रहा है, कोई ऑनलाइन टीचिंग कर रहा है, कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, कोई डिजिटल बिजनेस कर रहा है, कोई फिजिकल बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है। हर कोई अपने अपने ज़िंदगी में इन चीज़ों पे जो है ना वो गामज़न है। लेकिन क्या हमने सोचा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसने हमें क्या सिखाया है? उसने हमें ये सिखाया है कि हम अपनी फैमिली को खुश रखने की कोशिश करने के बजाय हम बाहर लोगों को खुश करने की कोशिश करें। हम कस्टमर डीलिंग में एक्सपर्ट हैं। इवन बहुत से लोगों को अवार्ड्स भी मिले होते हैं। इवन बहुत बहुत से लोग बहुत कामयाब कस्टमर डीलर होते हैं। बहुत सी टीचर्स, फीमेल टीचर्स ऐसी होती हैं जो बहुत कामयाब टीचिंग करती हैं, बहुत कामयाब टीचर्स होती हैं। उनके स्टूडेंट्स उनसे बहुत खुश होते हैं, उनकी प्रिंसिपल्स उनसे बहुत खुश होती हैं। इसी तरह बिज़नेस करने वाले जो लोग होते हैं, वो बहुत कामयाब बिजनेसमैन होते हैं। हम ये सारे स्किल्स सीखने पे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा स्पाउस हमसे खुश है कि नहीं है? उसके लिए हम कितनी कोशिश कर रहे हैं? हमारी फैमिली हमसे कितनी खुश है? हमारे बच्चे हमसे कितना खुश हैं? हम उनके लिए क्या एफ़र्ट इनपुट कर रहे हैं? हम उनके लिए क्या सीख रहे हैं? अपने लिए क्या स्किल्स डेवलप करने की अपने अंदर कोशिश कर रहे हैं? हम नहीं करते, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप देखें कितने ऐसे लोग हैं जो जिनका बिहेवियर जो है वो बाहर के लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होता है, और घर के अपने फैमिली मेंबर से, अपने घर के लोगों से बिल्कुल टोटली डिफरेंट होते हैं वो। स्पेशली मर्द हज़रात जो हैं वो ये समझते हैं कि बस शादी करके हमने अपनी बीवी पे एहसान कर दिया है और हम फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं हम उनको अच्छे से अच्छा खिला रहे हैं, अच्छे से अच्छा पिला रहे हैं, तो इनको हमारा एहसानमंद होना चाहिए। जब हम घर आएँ तो हमें बादशाह सलामत जैसी प्रोटोकॉल मिले और हम जो है वो उनको अपने जूतों पे रखें, अब उनको चीखें, चिल्लाएँ, उन पे गुस्सा निकालें, जो भी हमारी बाहर की फ्रस्ट्रेशन है हम उन पे निकालें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। और बहुत से लोगों का रवैया आप देखेंगे कि बाहर के लोगों के साथ बिल्कुल चेंज है और घर के लोगों के साथ टोटली डिफरेंट है। घर आकर सिर्फ वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी हमारी बीवी जो है वो हमारे लिए आंखें बिछाए बैठी हुई हो
और हमें बहुत प्यार मोहब्बत से डील करे, हमें आते के साथ हमसे खाने का पूछे, और अपनी हमारी कोई ज़िम्मेदारी हमें याद नहीं रहती कि घर आकर भी हमारी एक ज़िम्मेदारी है। उसके लिए हम अल्लाह ताला के सामने अकाउंटेबल हैं। हो सकता है हमें जो है वो हमारी बिज़नेस में, हमारी जॉब करने में कोई कमी-बेशी, भूल-चूक अल्लाह ताला माफ़ कर दें। मगर हमारी फ़ैमिली के साथ जो हमारे मामलात हैं वो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम अकाउंटेबल हैं। स्पेशली मर्द हज़रात, उनको ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ़ आपकी बीवी की से जो आपको एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो एक्सपेक्टेशंस पर आप अपनी बीवी के उतरते हैं कि नहीं? ये बहुत ज़रूरी है। क्या आप उस चीज़ में, जिस चीज़ में आप अपनी फ़ैमिली को आइडियलाइज़ करते हैं, आप सोचते हैं कि मेरी अगर कोई आइडियल किसी की फ़ैमिली होती है तो उसके उस फ़ैमिली में ये एट्रिब्यूट्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। क्या आप उन चीज़ों पे पूरा उतरते हैं? जो चीज़ हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, अनफॉर्च्युनेटली वो हमारे अंदर मौजूद नहीं होती, और जब हमारे अंदर वो मौजूद नहीं होती, तो हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जो काम मैं खुद नहीं कर पा रही, उसकी उम्मीद मैं दूसरों से कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि जैसी मैं हूँ, मुझे वैसी ही चीज़ मिलेगी, या जैसा मैं सोचती हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम जैसा गुमान करोगे, तुम्हें वैसा ही मिलेगा। अगर आपका गुमान अच्छा है, लेकिन आपके अमल में आप अपने अमल में उस गुमान पे पूरे नहीं उतरते, तो फिर आप कैसे किसी और से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये सब चीज़ें करे जो आप नहीं कर सकते? तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि तब्दीली, ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है वो हमारे अपने अंदर से निकलती है, अपने अंदर से पैदा होती है। हम सब जानते हैं कि हम सब हमारे आस-पास नेगेटिव और पॉज़िटिव एनर्जीज़ पाई जाती हैं। हमारी बॉडी से इवन नेगेटिव और पॉज़िटिव एनर्जीज़ निकलती हैं। तो आप खुद सोचें, आप गुस्से में होंगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जी आपकी फैमिली को क्यों नहीं अफ़ेक्ट करेगी? अगर आप अच्छे मूड में होंगे, आप घर आएँगे, आपके बच्चे, आपकी बीवी आपका वेट कर रहे होंगे क्योंकि आपका बिहेवियर उनके साथ बहुत अच्छा है, तो आपको भी बदले में वही अच्छा बिहेवियर देखने को मिलेगा। तभी आप एक गुड पेरेंटिंग एनवायरनमेंट अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ें डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बेसिकली हमारा जो है बच्चों का टॉपिक है, मगर ये बिगिनिंग में मैं ये चीज़ें इसलिए डिस्कस करना चाह रही थी क्योंकि हमारा माइंड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें एक इंसान के अंदर से शुरू होती हैं बिफोर बिकमिंग अ पेरेंट। बहुत से लोग पेरेंटहुड में अभी दाखिल नहीं हुए, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उनको अपने बिहेवियर को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो फ्यूचर पेरेंट हैं और उनके पास अभी वक़्त है, उनके पास अभी टाइम है कि वो अपने ऊपर काम करके उन ख़ामियों को ओवरकम कर सकते हैं, जो आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट उनको पेश आएँगी या उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। और जो पेरेंट्स बन चुके हैं उनके लिए वो बेहतर जानते होंगे कि उनकी लाइफ़्स में कितनी ट्रबल्स आई हुई हैं इसी वजह से, कि वो उनके अंदर जो ख़ामियाँ हैं, बचपन से उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर जो काम किया गया है, अनफॉर्च्युनेटली जो लूप होल्स रह गए हैं, जो वीकनेसेस रह गई हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी वजह से वो अपने बच्चों के अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पा रहे। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अक्सर वालिदैन अपने बच्चों पर शक, तनकीद या बेएतमादी बग़ैर किसी बुरी नीयत के करते हैं। क्योंकि किसी पेरेंट की नीयत ख़राब नहीं होती। वो अपने बच्चों के दुश्मन नहीं होते। वो अपने बच्चों के वेल विशर होते हैं। मगर क्या है, मगर वो एक पैटर्न पे चल रहे होते हैं। उनको लगता है कि वो पेरेंट हैं, उनको अल्लाह ताला ने औलाद से नवाज़ा है, बस उनको जो है वो बस कमाने की उनकी ड्यूटी है, उसके अलावा उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। अनफॉर्च्युनेटली हमारी तरबियत भी ऐसी हुई है। हमारी एजुकेशन सिस्टम ने भी हमें यही सिखाया है। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि अल्लाह ताला ने मुझे पेरेंट क्यों बनाया है, मुझे ये ज़िम्मेदारी क्यों दी है? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? अपने बच्चों को रेज़ मैं किस मकसद के ऊपर कर सकता हूँ? उनके जो रवैये हैं ना, वो बच्चों की शख्सियत को नुकसान पहुँचाते हैं। जाने-अनजाने में पेरेंट्स बच्चों के साथ दुश्मनी कर जाते हैं, और उसकी बहुत सी बुनियादी वजूहात होती हैं, बहुत सी बेसिक रीज़न्स होती हैं। उन रीज़न्स को जानना बहुत ज़रूरी है। वो रीज़न्स क्या होती हैं कि वालिदैन समटाइम्स अपने बचपन के खौफ़ और नाकामियों या फिर एहसास कमतरी का शिकार होकर बच्चों को
इस तरह से डील कर रहे होते हैं कि वो अपनी सारी जो इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है वो अपने बच्चों पे निकाल रहे होते हैं या अपने बच्चों में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक बाप है जो खुद स्कूल में फेलियर का शिकार हुआ। वो हर वक्त अपने बच्चों पे जोर देता है कि तुम भी नाकाम हो जाओगे अगर ऐसे चले तो। देखो, मैंने इस तरह अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी थी, मैंने ये काम इस तरह किया था। वो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को अपने बच्चों पे थोपने की कोशिश करते हैं और फिर बच्चों के साथ मुस्तकिल एक नेगेटिव टॉक चल रही होती है। तो वो उस नेगेटिव टॉक का बुरा इफ़ेक्ट क्या होता है कि बच्चा पहले ये सोचता है कि कोई भी काम करने से पहले वो ये सोचता है मैं ज़रूर नाकाम हो जाऊँगा। बजाय वो ये सोचने के कि इंशाल्लाह आई कैन डू इट। इवन दो वो नहीं कर पाता लेकिन वो सोचता है। वो अपने काम की शुरुआत पॉज़िटिव चीज़ से करता है, पॉज़िटिव कमेंट से करता है। लेकिन जब वो अपने फादर से, अपनी मदर से नेगेटिव चीज़ें सुनता है तो वो अपनी काम की शुरुआत ही इस तरह शुरू करता है कि मेरे ख़्याल में मैं नहीं कर पाऊँगा। तो आप सोचें कि आपका बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा? इसी तरह कल्चरल और सोशल प्रेशर में आकर पेरेंट्स बहुत सी चीज़ें सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही माहौल देखा होता है, लोग क्या कहेंगे? हम अपने बच्चों को गॉड कॉन्शियस बनाने के बजाय पीपल कॉन्शियस बना देते हैं। हम अपने बच्चों को अल्लाह प्लीज़र बनाने के बजाय पीपल प्लीज़र बना देते हैं। इस चक्कर में हमारे बच्चे स्प्लिट पर्सनैलिटी के मालिक बन जाते हैं। यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट इस मकसद के लिए हासिल करते हैं कि वो लोगों को खुश करना चाहते हैं। उनको फ़ेम चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि उनकी बात की जाए, उनका बोलबाला हो, उनका नाम लिया जाए, वो फ़ेमस हों। ख़ानदान में उनकी बात की जाए कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। अपने बच्चों को गॉड कॉन्शियस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के लिए प्रोडक्टिव और पॉज़िटिव टॉक का एहतमाम करें। एहतमाम का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता होता कि अनइंटेंशनली और अनकॉन्शियसली इवन अनपर्पसफुली वी स्पीक इन नेगेटिव वे। हम बहुत से अल्फाज ऐसे बोल रहे होते हैं जो हमें खुद भी नहीं पता होता कि उनका कितना गहरा असर हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। इसके लिए एहतमाम करें, लिखें कौन से ऐसे जुमले जो आप पैसिवली बोलते हैं, बगैर सोचे समझे बोलते हैं और उनका असर बड़ा ख़तरनाक अपने आपके बच्चों पे पड़ता है। उनकी जगह आप क्या अल्टरनेटिव अच्छे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर काम करें। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो ये जुमला वालिदैन के हर फैसले को कंट्रोल कर लेता है। यानी बच्चा जब भी कुछ करता है, इवन अपनी हाइजीन का ख्याल भी रखता है, तो वो ये सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे दांत पीले हो रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, मैं साफ सुथरा नहीं हूँ, मेरे पास से स्मेल आ रही है। लोग क्या कहेंगे? यानी उसको अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए भी ये सोचना पड़ रहा है कि वो लोगों के लिए कर रहा है जो भी कर रहा है। आपने उसको ये सिखाया ही नहीं या उसको सीखने का मौका ही नहीं दिया कि उसने जो करना है अपने लिए करना है, अपनी ज़ात के लिए करना है, क्योंकि वो अल्लाह को खुश करने के लिए ज़िंदा है। उसका ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि वो जो काम करे वो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करे, ना कि लोगों की खुशनुदी हासिल करने के लिए करे। मिसाल के तौर पे अगर मेरा बच्चा फर्स्ट नहीं आया, तो ख़ानदान वाले क्या कहेंगे? बेटा, तुमने मेहनत करनी है। तुम्हें पता है ना कि लास्ट टाइम तुम्हारे मामू का बेटा जो है वो फर्स्ट आया था। अब तुमने फर्स्ट आना है, वरना लोग क्या कहेंगे? वरना ख़ानदान में नाक कट जाएगी। इस तरह की बातें हम अपने बच्चों से कर रहे होते हैं, पता है आपको? और हमारे बच्चों के दिमागों पे इतनी कोई ख़तरनाक चीज़ें पक रही होती हैं, पकना शुरू हो जाती हैं इन जुमलों की वजह से। आपकी सोच है। बच्चे बहुत दफ़ा इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं कि अ, हाँ, अब्बा सही कह रहे हैं। अब बच्चा मेहनत कर रहा है रात दिन जाग के, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है? सीखना नहीं है। उसका इंटेंशन है मेरा नाम होगा, मैं मशहूर होऊँगा, मेरे ख़ानदान में सब मेरी वाह-वाह करेंगे, मेरे मामू का बेटा पीछे रह जाएगा। यानी आपने अपने बच्चे को एक ऐसी जंग में डाल दिया है जिसका कोई इख्तिताम नहीं है। हमें अपने बच्चों के आस-पास लगी हुई वो आग देखनी पड़ेगी जो उसे जहन्नुम तक लेके जा सकती है। हम दरिया में अगर उँगली डालें ना, दरिया के अंदर हम उँगली डालें और उँगली को बाहर निकालें,
तो वो दरिया नहीं, समंदर, समंदर में कितना पानी होता है, उस समंदर में से जब हम उंगली अपनी डालकर बाहर निकालेंगे तो हमारी उंगली गीली होगी, ठीक है। बस सिर्फ हमारी ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया की औकात सिर्फ इतनी है, और आखिरत वो पूरा समंदर है। हमें ये बात समझ नहीं आ रही। हमने अपने बच्चे को उस उंगली के बराबर पानी जो हमारी उंगली पे लगा है, हमने अपने बच्चे को उसके पीछे भगाना है। खुद तो भाग ही रहे हैं, अपनी आधी उम्रें हमने उसके पीछे भागते भागते गुजार दी, क्या हासिल किया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों से, अगर आप क्लेम करते हैं कि मोहब्बत है आपको, तो अपने बच्चों के लिए ज़रूर उनको एजुकेट करने की कोशिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें। सबसे पहले अपनी इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें जो आप अपने बच्चों के साथ पैसिवली कर रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है बच्चों की नफ्सियात से लाइल्म होना, लैक ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी अवेयरनेस। अक्सर पेरेंट्स क्या करते, वो समझते हैं कि बच्चे की जो इज्जत है उसका मतलब है कि वो बस हाँ करे। वो डिसिप्लिन और कंट्रोल में फ़र्क नहीं समझते। हमें कंट्रोल नहीं करना अपने बच्चों को, हमें अपने बच्चों को फैसिलिटेट करना है, उनको सही रास्ता दिखाना है, उनको गाइडलाइंस देनी है ताकि वो उस रास्ते को पहचान सकें जिस जिस पे चल के उन्हें मंजिल तक पहुंचना है। ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह बचपन के ज़ख्म होते हैं जो हमारे जो पेरेंट्स के होते हैं, यानी चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से उन्होंने बहुत मार खाई होती है। जिन वालिदैन को खुद क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा हो, उनकी बेइज्जती की गई हो, उनको कंपेयर किया किया गया हो, या उनको बहुत बुरे रवैये सहने पड़े हों, वही अमल वो अपने बच्चों पर दोहराते हैं, क्योंकि वो कहते हैं दिस इज़ द राइट पेरेंटिंग, क्योंकि हम भी तो इसी तरह बड़े हुए हैं। तो ये बहुत बहुत अफ़सोस की बात है कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने एक छोटी-सी उम्मीद की किरण दिखाई है और मुझे समझ आने लगा है कि पेरेंटिंग इज़ समथिंग एल्स, जब तक मैं पेरेंटिंग सीखूँगी नहीं, मैं पेरेंटिंग के प्रोफ़ेशन के अंदर जंप नहीं लगा सकती। तो इसका मतलब है कि मेरी ज़िम्मेदारी अब बढ़ गई है, अब मुझे अपनी ख़ामियों को सुधारने के लिए कोशिश और मेहनत में जुट जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक माँ है जो हमेशा अपने कज़िन्स से मवाज़ने का शिकार रही, अपने पेरेंट्स के थ्रू। अब वो अपनी बेटी को भी वैसे ही महसूस करवाती है। आते-जाते उसको यही बातें सुनाती है, उसको यही बताती है। तो आप सोचें कि आपको आपको कैसा लगेगा अगर कोई इस तरह करे? तो आपने अपने बच्चे की उस फीलिंग को, लेट योरसेल्फ पुट इनसाइड योर चाइल्ड्स शूज़, अपने आप को अपने बच्चे के जगह पे रखकर सोचें कि वो क्या फ़ील करता है जब आप इस तरह के अल्फ़ाज़ उसको कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इनके सॉल्यूशन के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है कि आप इनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं। उनके घर का माहौल ऐसा होता है, उनको लग रहा होता है कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबिया कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं फ़ोन पे बात करते हुए, किसी के साथ किसी अपने क्लाइंट से डील करते हुए, अब मदर एंड फादर जो है वो आपस में बात करते हुए, कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि बच्चों के वो दिमागों में रह जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा कोई चीज़ खरीदता है, ठीक है? और दूसरा बच्चा जब वो चीज़ देखता है तो वो कहता है मेरे बाबा तो खड़े-खड़े ऐसी 10 चीज़ें खरीद सकते हैं। ये बात बच्चे ने क्यों कही? क्योंकि उसको ये बात कही नहीं गई या बताई नहीं गई, बल्कि उसके अंदर ये बात कन्वर्ट की गई है। उसने वो बात अपने माहौल से सीखी है, ऑब्ज़र्व करके। उससे बाकायदा किसी ने ये बात नहीं की होगी। उसने ये सीखी होगी अपने पेरेंट्स के माहौल से, उनकी बातों से, उनके तौर तरीकों से, उनके अखलाक से। उसको ये चीज़ समझ आई अपने एनवायरनमेंट से कि मैं इतना, मेरे बाप के पास पैसा है कि मेरा बाप खड़े-खड़े ये इतनी चीज़ें खरीद सकता है। ये सब चीज़ें, ये सब काम, ये सब हरकतें आप
अपने बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग में, कॉन्फिडेंस ग्रूमिंग में, और तीसरी चीज़ मैंने क्या कही थी, क्रिएटिविटी में। ये सारे जो स्किल्स हैं, जब आप इनके ऊपर काम करते हैं, जब आप एक्टिवली उन जुमलों को सोचते हैं जो आप अपने बच्चों को जिन जुमलों के सूरत में आप अपने बच्चों से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कितनी बड़ी-बड़ी ब्लंडर्स कर रहे हैं, बड़े-बड़े ब्लंडर्स कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी गलतियाँ हो सकती हैं, आपके बच्चे की पर्सनैलिटी डैमेज हो सकती है। तो इसके ऊपर ज़रूर काम करें। कहीं बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हासिल करके डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं, कहीं बच्चे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होकर डिस्ट्रक्शन में चले जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों के, अगर आप समझते हैं कि आप अपने बच्चों के वेल विशर हैं, आप उनके एनिमीज़ नहीं हैं, तो खुदारा अपने बच्चों के लिए इन बातों के ऊपर काम करें, उनको सोचें। अब हम थोड़ा-सा आ जाते हैं कि हम इन चीज़ों का हल कैसे निकाल सकते हैं। यानी मैंने आपसे ज़िक्र किया कि हम किस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं। लेट्स शिफ्ट फ्रॉम करेक्टिंग टू कनेक्टिंग। यानी हम अपने बच्चों को करेक्ट करने से पहले ये सोचें कि हमारा उनके साथ कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। बच्चे की इस्लाह करने से पहले ये ज़रूर सोचें कि आपका अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप क्या है। अगर आपका रिलेशनशिप बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग है, तो ही आपका बच्चा आपकी बात सुनने के मोड में होगा। अगर आपका अपने आपके बच्चे के साथ कोई बॉन्ड ही नहीं बना हुआ, आप कम्युनिकेट ही नहीं करते, आपका कोई क्वालिटी टाइम ही आप लोगों के दरमियान नहीं होता, तो आपका बच्चा एज अ स्ट्रेंजर आपकी बात सुन तो लेगा, लेकिन वो करेगा वही जो उसको समझ में आ रहा है या उसने सीखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप वाक़ई अपने बच्चों की इस्लाह करना चाहते हैं, अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करें, अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने पे काम करें। अब हम थोड़े से सेंटेंसेस के ऊपर बात कर लेते हैं कि हम किस तरह के जुमले अक्सर इस्तेमाल करते हैं और उनका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। लाइक फॉर इंस्टेंस, बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने फिर ऐसा किया, क्यों किया आखिर? इसके बजाय हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा आप मुझे समझा सकते हैं कि क्या हुआ था? हम बैठ के बात कर लेते हैं। आप देखें दोनों जुमलों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर मतलब एक ही है। लेकिन इसका इफ़ेक्ट आप देखें कि बच्चे पे कैसे पड़ेगा। जब बच्चा महसूस करता है ना कि आप इसकी बात समझना चाहते हैं, तो ही वो आपसे कनेक्ट होता है, तो ही वो आपसे जुड़ता है। जब वो फ़ील करता है कि आप तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते, आपने तो बस हुक्म सादिर कर दिया, आप बस ये समझते हैं कि बस मैंने ये किया है, बस मैं ऐसा ही हूँ। तो बस ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ, दैट्स फाइन। तो जब आप खुद बच्चे को महसूस करवाएँगे कि आप उसकी बात समझना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं कि क्या हुआ था, उसका पर्सपेक्टिव देखना चाहते हैं, तो बच्चा क्यों नहीं जुड़ेगा आपसे? आ गई बात कनेक्शन की। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है, शक के बजाय यकीन पर बेस्ड लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करें। हमारे अल्फाज़ ऐसे होते हैं कि हम बच्चे को ये रियलाइज़ करवाते हैं कि हम तुम पर शक कर रहे हैं, क्योंकि तुम इस काबिल हो। जैसे कि हम कहते हैं तुम हमेशा गलती करते हो। हमने डाउट में डाल दिया उसको कि यार मैं तो वाक़ई हमेशा गलती करता हूँ। मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं। मैं तो हूँ ही ऐसा। बजाय इसके आप अपने बच्चे से कह सकते हैं मुझे पता है तुम बेहतर हो सकते हो, बेहतर बन सकते हो और तुम कोशिश भी कर रहे हो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ इस कोशिश में? हम इसको बैठकर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। मुझे नज़र आ रहा है तुम कितनी एफ़र्ट कर रहे हो। तो आप बच्चे को बेसिकली क्या कर रहे हैं? एक बिलीफ सिस्टम दे रहे हैं। आपका और आपके बच्चे का एक बिलीफ सिस्टम कनेक्ट हो रहा है। आप उसको एक यकीन दे रहे हैं। उसके अंदर खुद एतमादी को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह आप कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे आप रिएक्ट जो है ना वो कर जाते हैं, ठीक है? और आपको समझ नहीं आता। आपने रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा ग्लास तोड़ देता है, तो हम कहते हैं कितनी बार कहा है कि एहतियात किया करो। इसके बजाय आप कह सकते हैं कि चोट तो नहीं लगी बेटा आपको? काँच का ग्लास था,
आओ हम इसे मिलकर साफ कर लेते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, मुझसे भी बहुत दफ़ा ग्लास टूटा है। क्या किया आपने? आपने गुस्से के बजाय नरमी और मदद से बच्चे को सीखने का मौका दिया। उसको ये रियलाइज़ेशन दी कि मैंने ग्लास तोड़ा है तो ये सिर्फ़ मुझसे नहीं गलती है, किसी से भी हो सकती है। उसको ये इत्मीनान सैटिस्फैक्शन हासिल हुई है कि ओके आई डिड द मिस्टेक। अगर अब नेक्स्ट टाइम जब मैं ग्लास पकड़ूँगा तो मैं देखूँगा कि इसको मैं कितनी स्ट्रॉन्गली इसको पकड़ सकता हूँ या जो भी मुझसे गलती हुई। लेकिन अगर आप उसको डाँटेंगे कि तुमने ग्लास क्यों तोड़ा, तुम ये, तुम वो, तो क्या होगा? अगली दफ़ा बच्चे को ग्लास से डर लगेगा, वो ग्लास पकड़ना ही नहीं चाहेगा। क्योंकि आपने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया है, शटर कर दिया है, उसका कॉन्फिडेंस शटर कर दिया है। वो जब ग्लास पकड़ेगा तो उसका हाथ शिवर करेगा। उसको वो बैकलैश फ्लैशबैक्स आएँगे। वो जो आपने बैकलैश किया होगा उस सिचुएशन में वो उसके ज़हन में आएगा इन टर्म्स ऑफ फ्लैशबैक के उसकी मेमोरी में सेव हो चुका होगा वो कि ये मैं ग्लास पकड़ने लगा हूँ, उससे दोबारा ना टूट जाए। इसी तरह नतीजे के बजाय उसकी एफर्ट को प्रेज़ करें। नतीजा मत कंक्लूड करें, जंप ना करें नतीजे पे, बजाय इसके आप बच्चे की कोशिश को सराहें। जैसे कि आप कहते हैं कि शुक्रिया कि तुमने पूरे नंबर लिए। तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। इसके बजाय आप कह सकते हैं मुझे खुशी है कि तुमने बहुत मेहनत की और अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की इस मेहनत करने में। अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना ज़हीन दिमाग दिया और तुमने उस दिमाग का फ़ायदा उठाकर मेहनत की। तो आपने उस बच्चे को उसका डोपामाइन नहीं बढ़ाना, आपने उस बच्चे को बताया और साथ-साथ उसे जता भी दिया कि ये मेहनत तुम्हारी अपनी कोशिश नहीं है पूरी, अल्लाह की तरफ से है। इससे बच्चा क्या सीखता है कि मेहनत अहम है, सिर्फ़ कामयाबी नहीं। यानी अगर बच्चे को नाकामी भी होगी तो वो उसको पता होगा कि मैंने मेहनत की है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त आपको कामयाबी ही मिले, कभी-कभी नाकामी भी मिलती है और उसको भी फ़ेस करना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं अपने बच्चे को रेज़िलियंस सिखा रहे हैं, ताकि बच्चा अपनी ज़िंदगी में कभी भी नाकामी का सामना करे तो मायूस ना हो, बल्कि उसे मालूम हो कि नाकामी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ़, इट्स ओके। फिर इसके बाद क्या आ जाता है अपने बचपन की जो जो आपकी एक इनर सैटिस्फैक्शन है ना कि जो भी आपको आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, हील योर इनर चाइल्ड। अगर आपने अपने बचपन में मोहब्बत या तवज्जो नहीं पाई, तो अब अपने बच्चे को वही दें जिसकी आपको कमी थी। आप सोचें कि आपको क्या-क्या चीज़ें नहीं मिली, उनको एज़ अ हीलर इस्तेमाल करें, एज़ अ वीकनेस उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो भी आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास थे, आपने जो-जो फ़ील किया, अब आप ये सोचें कि ये मेरे बच्चे के ऊपर भी गुज़र रही है। अब मैंने अपने बच्चे का को हील अप करना, अपने ज़ख्मों को हील करने के लिए मैंने अपने बच्चे के साथ सब कुछ सब हर वो चीज़ करनी है, जो मैं चाहता था मगर मेरे साथ नहीं हो सकी। मगर मुझे पता है कि मैंने अपने बच्चे के साथ कैसे पेश आना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कभी किसी ने सुना नहीं है, तो आप अपने बच्चे की बात पूरी तवज्जो से सुनें। बी लाइक अ गुड लिस्टनर। इससे आप अपने बच्चे के अंदर एक गुड लिस्टनर बनने की सलाहियत भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारी डेली प्रैक्टिसेस जो होती हैं, हमारी रोज़ाना की जो हैबिट्स होती हैं, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमने कैसे उन पर अमल करना है और अपने बच्चे को सिखानी है। यानी मिसाल के तौर पर आप अपने दिन के 5 मिनट्स या 10 मिनट्स ऐसे निकालें, जिसमें आप बच्चे के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें, उसके सामने-आमने बैठकर उससे बात करें, सिर्फ़ उसकी सुनें, कुछ ना बोलें। जब आप उसकी सुनेंगे, सिर्फ़ वो 10 या 15 मिनट भी आपसे बात करेगा और वो देखेगा कि आप पूरे के पूरे उसकी तरफ मुतवज्जा हैं। आपकी पूरी अटेंशन, पूरा फ़ोकस, पूरा टाइम उसके लिए है। तो वो डेली उस टाइम का इंतज़ार करेगा कि ये वाला वक़्त जो है ना, ये मेरे पेरेंट जो है ना, वो मेरी मम्मा या बाबा ये मेरे लिए बड़ा कीमती है, क्योंकि वो मुझे सुनते हैं।
ये बच्चे के लिए बड़ा एक प्रेशियस मोमेंट होगा और ये आपकी और बच्चे की कनेक्शन के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग असर डालेगा। इसी तरह आप अपने बच्चे से रोज़ाना कहें कि मुझे तुम पर यकीन है, तुम कर सकते हो। क्योंकि हम सब सीखते हैं, हम सब बेबी स्टेप्स से ही स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपने गुस्सा किया उसके ऊपर तो आप उससे कहें, उससे माफ़ी माँगे, अपोलोजाइज़ करें, उसको बताएँ कि बेटा मैं इंसान हूँ, थोड़ी-सी गलती हो जाती है इंसान से, कभी-कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन हम मिल के इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह अपना अपने आप को एनालाइज़ करें। जैसे मैं पहले भी अपने सेशंस में कहती रही हूँ कि अपना एनालिसिस करें कि आज मैंने अपने बच्चे को क्या फ़ील करवाने की कोशिश की। मेरी बातों से मेरे बच्चे को क्या फ़ील हुआ, नेगेटिव या पॉज़िटिव? मैंने उसे क्या सिखाने की कोशिश की? अगर कोई गलती हुई तो उसको कैसे मैं करेक्ट कर सकता हूँ? ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों के बारे में आप जानने की कोशिश करें। क्योंकि हर बच्चा अपनी फ़ितरत में पाकीज़ा, मासूम और इंटेलिजेंट होता है। उसकी सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं। अल्लाह ताला ने फ़ितरा बनाई है इंसान की, इंसानी जान की। मगर जब वालिदैन उस बच्चे की नियत, फ़ितरत या सलाहियत पर बार-बार शक करने लगते हैं ना, तो बच्चा अंदर से टूट जाता है। और फिर वो बेआवाज़ ही चीखने लगता है और वो अंदर ही अंदर जो आप देखते होंगे कि बच्चे बहुत ज़्यादा जब इस तरह के माहौल में परवान चढ़ते हैं तो बहुत स्टबर्न हो जाते हैं। अपने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। उनके अंदर एम्पैथी बाकी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उनको भी एम्पैथी नहीं मिली होती और उनकी आँखें अपने पेरेंट्स से पूछ रही होती हैं कि क्या आप मुझ पर यकीन नहीं रखते? जी, आप मुझ पे यकीन नहीं रखते और मैं खुद पे भी यकीन नहीं रखता। तो आप सोचें कि कितनी तकलीफ़देह बात है आप अगर अपने बच्चों को अपने माइंड में लाकर सोचें कि आप अगर अपने बच्चों के साथ गॉड फ़ॉरबिड ऐसा कर रहे हैं, तो आपके बच्चों के दिल पे क्या गुज़रती होगी? उनकी खुद एतमादी, खुददारी, तख्लीकी जो उनकी उनकी क्रिएटिविटी जो उनकी उड़ान है, वो कैसे मतलब वो ज़मीन पर गिर जाती होगी, ऊपर आसमान की तरफ जाने के बजाय। जब वालिदैन बच्चे पे शक करते हैं ना, तो बच्चे की ज़िंदगी में ज़हर घोल देते हैं और वो फिर उस ज़हर से आप फिर खुद भी महफूज़ नहीं रहते। ये आपको खुद मालूम है अच्छी तरह। आप सब पढ़े-लिखे और सेंसिबल हैं। हम सब पढ़े-लिखे और सेंसिबल हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने जुमलों पे गौर करें, अपने रवैयों पे गौर करें, अपने बातों पे गौर करें और अपनी तरबिया के ऊपर ध्यान दें, ताकि आप अपने बच्चों के ऊपर यकीन कर सकें, ताकि आप अपने बच्चों को सिखा सकें कि एम्पैथी क्या होती है, लव क्या होता है, अफ़ेक्शन क्या होती है। ये बहुत ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह ख़ैर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर हम सेशन को रैप अप कर लें? अच्छा, किसी ने मैसेज किया हुआ है कि हम उम्मत की भलाई का दर्द रखते हैं, लेकिन घर वालों को उम्मत में कभी समझा ही नहीं होता। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हम इसी चीज़ को कहते हैं ना, कौल व फ़िल में तज़ाद। हमारी कौल व फ़िल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना मुहाज़बा करें। जब हम देखें कुरान बार-बार क्या कहता है? तज़किया नफ़्स। तज़किया नफ़्स क्या है? अपना एनालिसिस है। जब हम 24/7 अपने आप को रिमाइंडर मोड पे रखते हैं ना, अपने तज़किया नफ़्स को लेके, तो हम कभी भी ये नहीं भूल सकते कि हमारी पहली प्रायोरिटी हमारी फ़ैमिली है। हम हमसे पहला सवाल जो है वो हमारे ख़ानदान का होगा, उसके बाद बाहर वालों का होगा। उम्मत का दर्द रखने के बावजूद हम अपने घर वालों का दर्द क्यों नहीं रखते? ये बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियस लेवल पे जज करना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम नोट्स मेकिंग नहीं करते, जब हम सोच नहीं रहे होते, तो हम
बिल्कुल पैसिवली रह रहे होते हैं, मतलब हमें पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम ज़रूर बैठ के अपने आप को टाइम दें। नाहिद लिखती हैं कि हम इस तरह अपने बच्चों के दिलों में दूसरे बच्चों की नफ़रत, जी बिल्कुल, हमारे अल्फ़ाज़ ऐसे होते हैं कि हम उनको उनका कंपैरिज़न करते हैं, उनको दूसरे बच्चों से मिलाते हैं, इवन कि हम आपस में बहन-भाइयों के दरमियान राइवलरी क्रिएट करने का सबब बन जाते हैं। हमारा जो बिहेवियर है, हमारी बातें जो है ना, वो हमारे बच्चों को हमसे भी दूर कर देती हैं और एक-दूसरे के बहन-भाइयों के दरमियान का जो कनेक्शन है, वो भी बिल्ड नहीं होने देती, बल्कि तोड़ देती हैं। जी, एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है कि बच्चों की इस्लाह से पहले खुद की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में सेशन के स्टार्टिंग में कहा था कि पेरेंटहुड से पहले हम सब इंसान हैं और जब तक मुझे नहीं पता कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मैं अपनी इस्लाह कैसे कर सकती हूँ, तो मैं पेरेंट बनने के काबिल भी नहीं हूँ। आई एम नॉट सपोज्ड टू गो एंड गेट मैरिड। मुझे जो है वो सबसे पहले खुद की इस्लाह करना सीखना है, तभी मैं एक अच्छा पेरेंट बनने की कोशिश कर सकती हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि आपने अपना तज़किया करना है, अपनी इस्लाह करनी है और अल्लाह से मदद माँगनी है। अल्लाह ताला हर उस इंसान की मदद करता है, जो अपनी मदद आप करने की कोशिश करता है। हर इंसान की ज़िंदगी आपको पता है हम सब हालत जंग में हैं। हालत जंग का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें भेजा ही हालत जंग में है। हम हालत जंग में नहीं रहना चाहते, हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें अय्याशी चाहिए, हमें लग्ज़रीज़ चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, फुल ऑफ फन चाहिए अपनी ज़िंदगी में। हमें अल्लाह ने हालत जंग में ही दुनिया में भेजा है कि आखिरत हासिल करने के लिए दुनिया हमारे लिए हालत जंग में रहना ही होना चाहिए। हमारा एक-एक लम्हा जिद्दोजहद और तहरीक में गुज़रना चाहिए। उसका अमल नहीं रुकना चाहिए। हमारी ज़िंदगी सफ़र में गुज़रनी चाहिए। ऐसा सफ़र जो हमें आखिरत में जन्नत हासिल करने पे मजबूर कर दे। लेकिन हम तो कब्र की भी तैयारी नहीं कर रहे, हम आखिरत की क्या तैयारी करेंगे? इसी तरह हम बच्चों को रोकते हैं कि वो दूसरे बच्चों की शिकायतें ना करें। बच्चे ये सब काम हमसे सीखते हैं, हमारे अपने माहौल से सीखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। नाहिद ने कहा है कि मेरी बेटी ने एक बार ग्लास तोड़ा, मैंने उसको डाँटा नहीं बल्कि समझा के समझा के मिल के साफ़ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर उसने ग्लास तोड़ दिया और उसको एहसास नहीं हुआ अपनी गलती का, फ़ॉर्मेलिटी के लिए सॉरी बोल देती है अब। देखिए नाहिद मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि हर चीज़ देखें आपका अमल आपके बच्चों पे पहला इम्पैक्ट डालता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट ना करें। देखिए बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपने बच्ची क का के साथ उसको डाँटा नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा आपका बिहेवियर था। मगर आपने क्या कम्युनिकेट किया था उससे? कम्युनिकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है। हम क्या करते हैं, हम तस्वीर का एक रुख देख लेते हैं, दूसरे रुख पे काम नहीं करते। हमें जो है ना, हमारा कोई भी अमल है ना, हमने उस अमल को कंप्लीटली उसके ऊपर अमल करना है। उस अमल को कंप्लीटली पूरा करना है। यानी आपने बच्चे को सिखा दिया अपने अमल से कि आपने मिसबिहेव नहीं करना, कुछ भी हो, बड़ी से बड़ी गलती भी हो, दैट्स फाइन। मगर आपने उसके साथ कम्युनिकेट भी करना है, उसको बताना भी है कि बेटा देखो ग्लास पैसों का आता है, हमने चीज़ों की कदर करनी है, ठीक है? आपसे ग्लास टूट गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। कोई बात नहीं, मुझसे भी टूटा, लेकिन देखो जानबूझ के अगर हम कोई चीज़ करते हैं या हम केयरलेसनेस में करते हैं ना, तो फिर हमें थोड़ा-सा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। आपको बच्चे के साथ एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन ना होने की वजह से बच्चे को एहसास ही नहीं हुआ कि अगर ग्लास टूटा है तो उसकी कोई वर्थ भी थी कि नहीं। क्योंकि आपने उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं की, इसलिए उसने इस चीज़ को बिल्कुल ही लाइट लिया और अब वो ग्लास तोड़ने पे बिल्कुल ही उसको समझे सेंसलेस उसने शो किया। समझ रही हैं बात? तो अब अगर कभी ऐसी कोई बात होती है तो आप उसके साथ बैठ के कम्युनिकेट करें या आप इस चीज़ का वेट ही ना करें। आप ऐसे ही कभी भी कोई भी कभी अच्छे मूड में, अच्छे सिचुएशन में आप अपनी बेटी से इस टॉपिक पे ज़रूर बात करें कि हम जो है वो कभी-कभी बहुत ज़्यादा केयरलेसली चीज़ों को टैकल कर रहे होते हैं। इस तरह हमारे पैसे भी ज़ाया होते हैं। वेस्ट ऑफ मनी, वेस्टिंग ऑफ वाटर या कोई भी चीज़ हमसे जानबूझ के टूट जाए। तो इस तरीके से आप इनडायरेक्ट वे में बच्चों को
कोई भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं, मगर कम्युनिकेशन ज़रूर करें। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेट करेंगे तो बच्चे को आइडिया होगा कि इस सिचुएशन में अगर मम्मा ने ये किया है तो इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे क्या मसलहत है। अच्छा, पेरेंट्स के लिए मैं बच्चों का पेरेंट्स की लड़ाई में ओके, बच्चों का नुकसान होता है, क्या बच्चे उन चीज़ों को भूल सकते हैं? नहीं। पेरेंट्स की लड़ाई में बच्चों का डेफ़िनेटली नुकसान होता है, और वो पेरेंट्स की लड़ाई जो भी वो सुनते हैं, जिस भी चीज़ से वो जो भी चीज़ वो एनकाउंटर करते हैं, वो नहीं भूलते हैं, वो उनके दिमागों से नहीं निकलती। इसलिए बेहतर ये है कि कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आपके स्पाउस से कोई क्लैश है, तो आप उसको सॉर्ट आउट करें अपने बच्चों के सामने नहीं, बल्कि बिहाइंड द सीन। सेंसिबिलिटी का तकाज़ा यही है। और मैंने बहुत ऐसे मैच्योर लोगों को देखा है, जो एजुकेटेड हैं, मैच्योर हैं, जो चाहते हैं कि बच्चे मेंटली तौर तौर पर जो है ना, उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट देने के लिए वो आधी रात को उठ के लड़ रहे होते हैं। आधी रात को उठ के अपना एक-दूसरे को अपना पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, या बच्चों की एब्सेंस में कोशिश करते हैं कि अपने प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व किया जाए, या जो भी आर्गुमेंट है या जो भी है व्हाटएवर इट इज़। लेकिन अगर बच्चे के सामने जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप सिर्फ इतनी सी बात ज़हन में रख लें कि चाहे बच्चे के सामने चीखा जाए, बच्चे के ऊपर चीखा जाए, या किसी और पे आप बच्चे के सामने ही चीख रहे हो, या गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, या किसी की लड़ाई हो रही हो, तो बच्चा फ्लाइट और फाइट की मोड में चला जाता है। और जब फाइट या फ्लाइट की मोड में जाता है, यानी ही स्टार्ट्स फीलिंग अनसेफ एंड ही स्टार्ट्स फीलिंग इन डेंजर। और जब वो ये फील करता है, उसका आईक्यू 0 पे चला जाता है, और वो बच्चा दोबारा 0 से अपना स्टार्ट लेता है। उस बच्चे को अपने दिमाग में कुछ भी नहीं नज़र आता सिवाय उस लड़ाई के, उस झगड़े के, उन बातों के, उन चेहरों के, उस टोन के, और उस सारे एनवायरनमेंट के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि बच्चे इस चीज़ को एनकाउंटर ना करें तो बेहतर है। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं सेशन को रैप अप करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं पूछना चाह रहा था कि ये किस ग्रुप के अंडर हो रही है? मुझे लिंक शेयर किया गया था, मैंने ज्वाइन की है, तो मैं इस सिलसिले में पूछना चाह रहा हूँ। आपने कौन से ग्रुप से ज्वाइन किया है? नहीं, मुझे किसी ने इन पर्सन लिंक शेयर किया था, तो मैंने उसके थ्रू ज्वाइन की है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना नंबर शेयर कर देती हूँ। आप मुझे मैसेज कर दें तो मैं फिर आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है। वैसे ये एवरी ट्यूसडे को होता है, 11 o'clock यही टाइम होता है यूजुअली। अगर कोई अर्जेंसी या कोई अनफोर्सीन रीज़न ना हो, तो हर ट्यूसडे को ये सेशन होता है। इसके अलावा समटाइम्स दूसरे प्रोग्राम्स अगर चल रहे हों तो वो भी मतलब आप अटेंड कर सकते हैं। उस ग्रुप के अंदर सारी अपडेट्स होती हैं। आप मुझे इन पर्सन जो है मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं फिर वहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगी। आई होप अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम इसको रैप अप करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे, और हम सबको नेकी और हिदायत का रास्ता दिखाए कि हम अपने बच्चों को भी सही रास्ता दिखा सकें, उनकी रहनुमाई राइट डायरेक्शन में कर सकें, ताकि वो ट्रैक के ऊपर सीधे चलते रहें और इवेंचुअली मंजिल तक पहुंच सकें। क्योंकि बीइंग अ पेरेंट हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को रहनुमाई करके उनको एक सीधा रास्ता दिखा सकें। अल्लाह ताला के सामने हम अकाउंटेबल हैं फॉर दिस पर्पस। जज़ाकल्लाह खैर। मैं दुआ पढ़ लेती हूँ, फिर हम इसको एंड करते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व